स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21 कल भी हम पढ़ रहे थे, जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आया कहाँ से? ठीक है, हमने कहाँ से लिया है वो जो सोर्स है, इट शुड बी मेंशन। तो आर्टिकल 9 जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जो कि मानवाधिकार के नाम से भी जाने जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उसमें आर्टिकल 9 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है, तो इंडिया क्योंकि इसका सिग्नेटरी है, तो जब हम कोई भी बेटा ग्रुपिंग साइन कर लेते हैं, कोई भी ट्रीटी साइन कर लेते हैं, तो हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि हम वो जो लॉज हैं अपने उसमें क्या करेंगे, अपनी कंट्री में भी उससे रिलेटेड कोई लॉज लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए जब 1948 में ये साइन हुआ, यूडीएचआर बना, और 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 के तहत ये प्रोविजन डाला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मीन्स जीवन जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी मीन्स निजी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हमारे जो आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में जो प्रोविजन है वो क्या कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन, पर्सन मीन्स इट्स अ सिटीजन और नॉन सिटीजन। ये भी याद रखना कि इट इज अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन कौन होंगे? जो इंडियन सिटीजन नहीं है, बट ये उन पे भी अप्लाई होगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन राइट। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। मानव अधिकार भी है ये, पर मौलिक अधिकार होने के साथ साथ ये मानव अधिकार भी है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन है, वेदर इट इज सिटीजन और नॉन सिटीजन, शैल बी डिप्राइव्ड, उससे क्या नहीं किया जाएगा? टेकन अवे या वंचित नहीं किया जाएगा। डिप्राइव्ड का मतलब होता है टेकन अवे, उसको छीन लेना या फिर उसे उससे वंचित कर देना। तो उसे उसके पर्सनल लिबर्टी से किससे नहीं वंचित किया जाएगा? उसकी निजी स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है इन सिंपल लैंग्वेज? ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी पर्सन को, वेदर इट इज सिटीजन और नॉन सिटीजन, नागरिक है या फॉरेनर है, उसे उसके जो पर्सनल लिबर्टी है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट, अब इसमें एक प्रोविजन ये डाल दिया कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स अन्यथा, या फिर इसके अलावा, अतिरिक्त, किसके? अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई लॉ बना हुआ है, कोई भी कानून बना हुआ है, ठीक है, कोई भी कानून बना है और वो कानून उसकी पर्सनल लिबर्टी को क्या करता है? उस पर रोक लगाता है। ठीक है, तो तब उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है, लेकिन और अदर सर्कमस्टांसेस में वो नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, अगर लॉ में कहीं लिखा हुआ है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जाएगी, अदरवाइज नहीं छीनी जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल के सीआरपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी में किसके प्रोविजन है? भाई अरेस्ट के। ठीक है, जो जिस पर्सन ने अगर कोई कुछ भी कमिट वो किया है, कुछ भी क्राइम किया है, तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, वारंट उसके खिलाफ इशू किया जाएगा। तो ये लॉ में मेंशन हो गया ना, तो तब तो वो ये दावा नहीं कर सकता अगर उसने मर्डर किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, और उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, तो वो कोर्ट में ये नहीं कह सकता मेरी पर्सनल लिबर्टी थी, मुझसे छीन ली गई। उसने मर्डर किया है या उसने कोई भी क्राइम किया है तो और वो अरेस्ट होगा। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसका अरेस्ट होना जरूरी है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, वहां पर ये नहीं कह सकता कि मेरे तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है। ठीक है, कहां पर कह सकता है? जहां पर लॉ में किसी ने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या लेजिस्लेटिव एक्शन हो, किसी ने भी अनआर्बिट्रेरी, ठीक है, बेवजह उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना है, तब वहां पे कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहीं किसी लॉ में मेंशन नहीं है और उसके बाद भी उन्होंने वो चीज की है, तब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना
कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी से, निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अगर वो बात किसी कानून में लिखी गई है तब भी। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जो केस आया था दैट इज ये ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। अब हु वाज ए गोपालन, कौन थे ए गोपालन? तो ए गोपालन जो थे ही वाज ए एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन पार्टी लीडर, ठीक है, नॉट अ लीडर इन पार्लियामेंट बट ही इज अ फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी। You know, in 1950 which party was there? Congress party was there, ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। तो ए गोपालन वाज एन एक्टिविस्ट और ए गोपालन को अरेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन एक्ट के तहत उनको डिटेन करके रखा था। व्हाट इज डिटेंशन, पता है ना तुम्हें? वो डिटेंशन किसे कहते हैं? क्या कहते, किसे कहते हैं? वो अरेस्ट नहीं होता, डिटेंशन मीन्स अरेस्ट नहीं होता। डिटेंशन मीन्स होता है कि आप कोई क्राइम ना कर लो, इससे पहले ही आपको पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा, जेल में नहीं, आपके घर में, आप ही के घर में आपको डिटेन करके रखा जाएगा। इट मीन्स कि आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको जो फॉरेन में जाना हो या कहीं भी, मतलब मूवमेंट पे आपके क्या हो जाएगी, वो लग जाएगा रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब उसके लिए ए गोपालन कोर्ट गए, उन्होंने कहा मेरे आर्टिकल 19 का, 14 का, 19 का और 21 का ये वायलेशन है, ठीक है। अब ये किस एक्ट के तहत कहा था, वो एक्ट तुम देख लो एक बार। हाँ देखो, इन्हें किसके तहत वो किया गया था, अरेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि ये पर्सन क्राइम करने वाला है, इसे वो क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर दो, ठीक है, ये शक की बिना पर होता है, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि वो कमिट करने वाला है वो क्राइम, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है अब कोई भी तुम पे शक करके तुम्हें ये कहने लगे कि ये तो अपने साथ हथियार लेके जा रहे हैं, इनको डिटेन कर दो, तुम पे कुछ भी नहीं मिला और तुमको काफी महीनों तक डिटेन करके रखा और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई कुछ भी नहीं मिला तुम पे, तो तुम्हारे जो वो दिन थे, वो जो टाइम था, वो तुम्हारे लिए किसी ना किसी चीज के लिए क्रूशियल होगा, ठीक है, कोई ना कोई तुम्हें काम होगा, तुम्हारे एग्जाम्स भी आएंगे, तुम्हारी बहुत सारी चीजें होंगी, जॉब भी करनी होगी, फैमिली में कुछ चीजें हो जाती है, तो वो जो टाइम होता है जब आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज की गई है, उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ए गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो सी इंटरप्रिटेशन ली, मतलब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, ए गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा और ए गोपालन ने जब सुप्रीम इसको कोर्ट को मद्रास हाई कोर्ट को वो किया अप्रोच, तो 14, 19 और 21 के तहत इसने केस डाल दिया, रिट पिटिशन। अब रिट पिटिशन याद रखना किसके तहत डलती है रिट पिटिशन, हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में किसके तहत डलती है, आर्टिकल 32 के। कौन कौन सी रिट्स होती है ये भी पता होगा, मैंने बताया था, और हम इसमें पढ़ेंगे। ये रिट पिटिशन इन्होंने डाली थी, ठीक है। रिट पिटिशन होती है हैबियस मैंडमस और सर्टियोरी प्रोहिबिशन कुओवरंटो, ठीक है। ये कुछ रिट पिटिशंस होती है, मतलब ये एक तरह की याचिकाएं होती हैं कि अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप इनको कोर्ट में इशू करा के वहां पर जा सकते हो, अपनी बात वहां रख सकते हो, ठीक है। तो ए गोपालन फिर जब कोर्ट गए तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन ली। उन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन है इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में तो है, मिली हुई है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। और व्हाट इज एग्जीक्यूटिव और व्हाट इज लेजिस्लेटिव ये तुम समझो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता व्हाट इज एग्जीक्यूटिव और ये, तो बेटा हमारे किसी भी उसमें किसी भी कंट्री के पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, तो जो गवर्नमेंट के स्तर होते हैं, गवर्नमेंट के स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है लेजिस्लेटिव और थर्ड होता है जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा या एडमिनिस्टर करेगा,
जो प्रशासनिक शासन करता है, ठीक है, या फिर एडमिनिस्टर करता है। और जो लॉ बनाएगा, लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। ये याद रखना बस, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में याद रखना कि जो लॉ को एडमिनिस्टर करेगा उसे एग्जीक्यूटिव कहते हो। कौन हुआ एग्जीक्यूटिव? बेटा कोई भी, सीएम हो, या हम पीएम से स्टार्ट करते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, ठीक है, और स्टेट में सीएम हो या गवर्नर हो, कोई भी जो भी एडमिनिस्टर करते हैं उस लॉ को, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटिव से भी तुम समझ सकते हो, उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, बिल्कुल सिंपल। और लेजिस्लेटिव कौन होती है? लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाती है। हमारी लेजिस्लेचर कौन है? हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। हमारे लॉ कौन बनाता है? कंट्री के लिए कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और हमारे स्टेट में कौन बनाता है बेटा लॉ? एक ये भी तो हो गया लेजिस्लेटिव। कौन है? विधानसभा, ठीक है। जो स्टेट में बनाएगी वो कौन बनाएगा? विधानसभा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जीक्यूट करने वाला, एडमिनिस्टर करने वाला लॉ को। लॉ को बनाने वाला कौन हो गया? लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव। और जुडिशरी क्या करेगी? वो वेदर वो लॉ ठीक है या नहीं, वेदर द लॉ इज रीजनेबल, वो रीजनेबल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, ये याद रखना। ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका होगी, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आया? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? तो इस केस में क्या कहा था, एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ अवेलेबल है। मतलब अगर कोई एक्शन पीएम, प्रेसिडेंट या सीएम या गवर्नर के अंडर लिया जाता है, सिर्फ उसके अवेलेबल है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसके अगेंस्ट ये अवेलेबल नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है ये जजमेंट सही है? मतलब तुम खुद ही सोचो, एज अ नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के, कि तुम्हें लग रहा है कि ये चीज सही है? मतलब पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना देगी जिससे पूरी कंट्री में सभी सिटीजन्स की फ्रीडम को इन्फ्रिंज कर सकते हैं, ये तो गलत था ना, ठीक है। तो एक एक गोपालन में इन्होंने क्या किया? बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन लिया, बहुत नैरो जजमेंट दिया। इस जजमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन फिर क्या होता है? मेनका गांधी का केस आता है। व्हाट इज मेनका गांधी का केस? मेनका गांधी तुम्हें पता है? हु इज मेनका गांधी? पता ही है, ठीक है। तो मेनका गांधी, तुम्हें पता है, वो न्यूज़पेपर भी चलाती है, सूर्या नाम से। वो कुछ ब्लॉग वगैरह कुछ लिखती थी। उस समय तो पेपर में ही लिखते थे, अब तो फोन आ गया, ट्विटर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, वो पेपर में लिखती थी। शी इज लाइक एक्टिविस्ट। और तुम्हें पता है, क्योंकि शी डिडंट सपोर्ट द गवर्नमेंट, लाइक कांग्रेस गवर्नमेंट के वो साथ नहीं है, अभी भी शायद वो भाजपा में है ना। तो इनका क्लैश होता रहता है, जब पार्टी रहती है, दो ओपोनेंट रहते हैं तो क्लैश होता रहता है। तो इन्होंने कुछ लिखा था न्यूज़पेपर में, सम काइंड ऑफ टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट या समथिंग एल्स। तो उसके लिए जब इन्हें जाना था, पासपोर्ट मतलब इन्हें किसी काम से बाहर जाना था, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री। तो इनका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट अथॉरिटी ने इशू नहीं किया, होल्ड कर लिया इनका पासपोर्ट, ठीक है। अब इसके खिलाफ ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दी, ठीक है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। क्यों लैंडमार्क है? क्योंकि बेटा इसने आर्टिकल 21 की लेटर और स्पिरिट को पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, इंटरप्रिटेट किया। और फिर आर्टिकल 21 एक पावरफुल आर्टिकल बनकर सामने आया कि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? मेनका गांधी केस में इन्होंने कहा था कि इस जजमेंट को यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लो, इन्होंने कहा था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
ऑफ ए पर्सन of a person can be deprived can be deprived by a law which is reasonable and fair. ठीक है, अब इन्होंने इसमें दो तीन बातें कही थे। एक तो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। ठीक है, तो इन्होंने ए के गोपालन में जो इंटरप्रिटेशन ली थी, उस इंटरप्रिटेशन को क्या कर दिया, अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल्ड करके ये वाली जजमेंट दी थी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, किसी भी पर्सन के जीवन जीने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो आप डिप्राइव कर सकते हैं किसी भी लॉ से, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब क्या, उसमें कोई तर्क मौजूद होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे किया है, और जस्ट होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप अनफेयर मीन्स से उसे डिटेन कर रहे हैं, अनफेयर मीन्स से उसका पासपोर्ट होल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। रीजनेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। और जब व्हेन इट कम्स टू रीजनेबल, यू हैव टू गिव द रीजन। ठीक है, आपको उसका रीजन देना होगा कि व्हाई यू हैव डिटेन दैट पर्सन, है ना। किसी को भी अगर आप डिटेन कर रहे हैं तो आपको फिर उसका रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि तुम जेएनके का एग्जाम्पल सुनो। जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट कर दिया था 5 अगस्त 2019 में, तो वहां पे जितने भी लीडर थे उनको डिटेन कर दिया गया था। ठीक है, डिटेन कर दिया गया था, मतलब उन्हें नजरबंदी में रखा था, और भारी पुलिस तैनात की गई थी उनके बाहर, और आर्मी भी। ठीक है, वो क्यों किया गया था, ताकि वहां पर राइट्स वाली कंडीशन ना बने। ठीक है, वहां पे राइट्स ना हो, और वो लीडर वहां की पब्लिक को भड़का ना दे। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए तो वो फेयर माना गया था। ठीक है, कि हाँ ठीक है, वो लीडर कुछ कर सकते थे, या राइट्स की वो हो सकता था, राइट्स हो सकते थे आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद, तो इसलिए उन्होंने वो रीजनेबल रखा। लेकिन आप ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते कि आप ओपोनेंट पार्टी को एक सजा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे उसका पासपोर्ट होल्ड कर रहे हो, तो ये नहीं करना था। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और चीज कही थी। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और बात कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी, और वो बात अभी सभी पर लागू होती है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इज, हाँ, इसमें कहा था उन्होंने कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ अंडर, ये यू से अंडर है और ए से आर्टिकल 21, इज नॉट merely animal existence confined to animal existence। ठीक है, इट्स डज नॉट कन्फाइन टू एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, सर्वाइवल, बट इट इंक्लूड्स, ये लास्ट है, इट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू लिव, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी
and all those aspect of life, and all those aspect of life which makes a man life meaningful, complete, and worth living. वर्थ लिविंग। ठीक है, तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट दी, क्योंकि जजमेंट काफी बड़ा था और इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क हम किसी भी जजमेंट को तब कहते हैं जब वो उसकी लेटर और स्पिरिट को देखते हुए, उसकी लेटर और स्पिरिट को देखते हुए इंटरप्रेटेट होता है, और बियॉन्ड दैट उसकी लेटर और स्पिरिट से भी आगे जब वो इंटरप्रेटेट होता है तो उसे लैंडमार्क कहते हैं। तो इस इन्होंने मेनका गांधी केस में क्या कहा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ दी गई है वो सिर्फ पशु समान जीना नहीं है कि पशु के समान जियो, ऐसी वाली लिबर्टी नहीं दी है। कैसी लिबर्टी है? उसके जैसा एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसी जिंदगी उसे दी गई है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21 के तहत कि वो ह्यूमन डिग्निटी से जी सके, ठीक है, पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो अपना जीवन यापन कर सके, और जो भी जीवन जीने की जो अलग एस्पेक्ट है जो उसके जीवन को मीनिंगफुल बनाती हो या उसके लाइफ को कंप्लीट करती हो या उसको वर्थ लिविंग करती हो, वही अंडर आर्टिकल 21 में दिया गया है। मतलब इन सिंपल और इन नटशेल ये कहता है कि इसे पशु के समान जीना नहीं है, इसे ह्यूमन डिग्निटी, मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, वर्थ लिविंग और कंप्लीट जीवन जीने का, मतलब एक पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें उसको रिस्पेक्ट भी मिलती हो, उसकी जिंदगी ऐसी ना हो कि मतलब बिल्कुल एनिमल की तरह वो जिए। ठीक है, तो एक वर्थ लिविंग लाइफ, उसकी डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में दी गई है। तो एक वाइडर इंटरप्रिटेशन थी, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे इसके 21 के बाद आर्टिकल ऐड हुए, आर्टिकल ऐड नहीं हुए, बहुत सारे इसी आर्टिकल में बहुत सारी जो एस्पेक्ट है वो ऐड की गई। ठीक है, जैसे कि राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेटिंग अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो बहुत सारे ये राइट्स है जो कि इसमें दिए गए। तो ये याद रखना, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्या कहता है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी के? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसमें जो मेन केस लॉज है दोज आर एक गोपालन केस एंड द मेनका गांधी केस, ये 1950 में आया था और ये 1978 में आया था। एक गोपालन केस में बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन हुई थी आर्टिकल 21 की, ठीक है, लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन ली और इस जजमेंट को मेनका गांधी के फेवर में दे दिया था। ठीक है, तो दिस इज फॉर ऑल टुडे। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुडिशरी में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है।